हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 29 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आराम से एंड तक सेशन में बने रहिए। पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। पीडीएफ भी मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की, और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर जाकर लगाइए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में हिंद महासागर में श्रीलंका के पूर्व में एक बहुत ही भयानक साइक्लोन हमको देखने को मिला है, जिसका नाम है साइक्लोन डिटवाह। यमन ने डिटवाह नामकरण किया है साइक्लोन का। एक्चुअल में यमन जो देश है, एशिया महाद्वीप का देश है, इसके तटीय क्षेत्रों में एक लेगुन पाया जाता है जिसे कहा जाता है डिटवाह। तो यमन ने इसका नामकरण किया है साइक्लोन डिटवाह के नाम से। अभी ये श्रीलंका के पूर्वी तटों पर टकराया है, जिससे श्रीलंका में काफी ज्यादा लैंडफॉल देखने को मिला, काफी बारिश हुई। और उसके बाद श्रीलंका में मदद के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। श्रीलंका को फूड पैकेट, मेडिसिन, कंबल और अदर जो चीजें हैं, जो कि राहत सामग्री हैं, उनको भेजने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। आपको पता है ये जो साइक्लोन है ना, ये श्रीलंका के पूर्व में हमको देखने को मिला। अगर आप यहां पर लोकेशन देखेंगे तो ये पर्टिकुलर श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इसके पूर्व में इसने श्रीलंका को काफी प्रभावित किया है। और ये क्योंकि उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो ये आगे चलकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों से भी टकरा सकता है, टकराएगा। हो सकता है इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए और इंडिया में इससे नुकसान कम हो, लेकिन ये श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। तो ये है साइक्लोन डिटवाह, जिसके कारण श्रीलंका को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया सागर बंधु। डन, इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस साइक्लोन के कारण श्रीलंका में अभी तक 56 लोगों की डेथ हो गई है। ये वो है जो कि गवर्नमेंट के आंकड़ों में है। 56 लोग यहां पर मर गए हैं। ज्यादा डेथ हुई होगी क्योंकि काफी ज्यादा लैंडफॉल देखने को मिला है श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्रों में। ऑपरेशन के बाद इंडिया अब राहत सामग्री प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को, जब तक वहां पर चीजें सामान्य नहीं हो जाती। साइक्लोन का नाम किस देश ने किया है, नामकरण किस देश ने किया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमन ने नामकरण किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमन में एक लेगुन पाया जाता है, इसी के नाम पर साइक्लोन का नाम पड़ा है साइक्लोन डिटवाह। किस महासागर में आया, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। तो ये आया है इंडियन ओशन में। अगर पर्टिकुलर एरिया पूछे तो बे ऑफ बंगाल का दक्षिणी हिस्सा आता है ना। जब ये श्रीलंका के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर टच होगा तो बे ऑफ बंगाल के रीजन में आ जाएगा। ओके, तो भारत में कौन प्रभावित हो सकता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित हो सकते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स, इस इंडेक्स को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि एशिया में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसका इन्फ्लुएंस एशिया के देशों पर सबसे ज्यादा है, प्रभाव सबसे ज्यादा है। इस आधार पर एशिया पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2025 का जो इंडेक्स लाया गया ना, उसमें इंडिया को थर्ड रैंक पर रखा गया है। कौन सी रैंक पर? थर्ड रैंक पर, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। देखें, पहली चीज तो ये कि जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट। ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिटिक्स को लेकर, है ना, किसी भी देश का वर्ल्ड में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इस आधार पर अलग अलग डेटा को एनालिसिस करता है और इसी आधार पर अलग अलग रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है या थिंक टैंक है, यही एशिया पावर इंडेक्स को तैयार करता है। 2025 में इस इंडेक्स को जारी किया गया, इंडिया को थर्ड रैंक पर रखा गया। यहां पर देखिए कुछ स्कोर भी दिए जाते हैं 100 में से, कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कितना पावरफुल वो देश है एशिया में, इस आधार पर। तो जब लास्ट ईयर रैंक आई थी ना, तब इंडिया को थर्ड रैंक पर रखा गया था, लेकिन तब हमारा स्कोर था 39। तो हमको जो कैटेगरी दी गई थी वो दी गई थी मिडिल पावर की कैटेगरी, मतलब इन्फ्लुएंस तो है लेकिन मिडिल पावर कैटेगरी में।
एक होता है मेजर पावर कैटेगरी। अब इस साल हमको रैंक तो थर्ड मिली है, लेकिन जो हमारा स्कोर है ना इस साल है 40 स्कोर दिया गया है, तो हमारी जो कैटेगरी चेंज हुई है, हम आ गए हैं मेजर पावर कैटेगरी की जो श्रेणी है उसमें। थर्ड रैंक पर है इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में। अब बात आती है कि पहले स्थान पर कौन, तो पहले स्थान पर है यूएसए, ठीक है, सेकंड पर आता है चाइना और थर्ड पर आता है इंडिया। अब एक और कंफ्यूजन कि सर बात हो रही है एशिया पावर इंडेक्स की कि भाई एशिया में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किसका है, तो फर्स्ट रैंक पे यूएसए कैसे? वो इसलिए है क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि एशिया के देशों पर किसका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है। यहां पर यह नहीं कहा गया कि एशिया के ही देश होना चाहिए, एशिया के देशों पर जो महाद्वीप है उस पर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किसका है, प्रभाव किसका है, एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इस आधार पर यूएसए का इंफ्लुएंस एशिया पर सबसे ज्यादा है। तो यूएसए इस रैंक पर हो जाता है पहले स्थान पर सुपर पावर, चाइना सेकेंड नंबर पर सुपर पावर कैटेगरी में, और थर्ड पर आता है इंडिया मेजर पावर कैटेगरी में। ओके, एशिया पावर इंडेक्स हर साल तैयार किया जाता है, 27 कंट्रीज को रैंक किया जाता है इसमें। एशिया में सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंसिंग कंट्री कौन सी है इसको देखा जाता है। 8 अलग अलग कैटेगरीज में 131 इंडिकेटर्स को मापा जाता है, अलग अलग चीजें देखी जाती है और ऑल ओवर रैंक किया जाता है। सबसे पहली बार ये जो इंडेक्स है 2018 में शुरू हुआ था और लोवी इंस्टीट्यूट इसको तैयार करता है। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक, 2003 में लोवी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको पूछा नहीं जाएगा, पर माइकल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है थर्ड, पहले नंबर पर यूएसए, सेकंड पर चाइना। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? इंटरपोल वर्ल्ड का वॉचमैन कहा जाता है, वर्ल्ड की पुलिस कहा जाता है इसे। इंटरपोल वर्ल्ड के जितने भी देश है ना उनके मध्य में, उनकी पुलिस के मध्य में कोऑर्डिनेट करने के लिए केंद्रीय संस्था है। क्या होता है ना, जैसे इंडिया की जो पुलिस है, इंडिया के बाहर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकती। इंडिया के बाहर अगर कोई भाग जाता है वांटेड या अदर कंट्री में चले जाता है तो इंडिया की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना, हमारे सीमा क्षेत्रों से बाहर। तब इंटरपोल, है ना, जिस भी देश में वांटेड गया है उस देश की पुलिस से संपर्क करती कि ये भारत से भागा हुआ कोई वांटेड है, कोई क्रिमिनल है, तो वापस इंडिया को दो। तो इस तरीके से दो देशों के पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम होता है इंटरपोल का। तो ये वर्ल्ड का वॉचमैन भी कहलाता है, वर्ल्ड की पुलिस भी कहलाता है। इंटरपोल का हाल ही में नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये है लुकास फिलिप। इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट लुकास फिलिप। अभी तक अहमद नासिर अल रईसी जो कि यूएई से आते हैं, यूएई के रहने वाले, ये इंटरपोल के प्रेसिडेंट के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है और इस पद पर 4 साल तक रहने वाले हैं लुकास फिलिप। लुकास फिलिप खुद आते हैं फ्रांस से। तो अभी, और आपको पता है इंटरेस्टिंग ये है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के लियोन शहर में, तो फ्रांस में ही इंटरपोल का हेडक्वार्टर है और फ्रांस के ही लुकास फिलिप इंटरपोल के प्रेसिडेंट बने हैं। काम मैंने आपको बता ही दिया इंटरपोल का क्या है, ठीक है। 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी, लियोन शहर में फ्रांस में हेडक्वार्टर, और लुकास फिलिप हो जाते हैं इंटरपोल के अध्यक्ष। डन। आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिकॉर्डेड बैच आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे मैं आपको डेली करंट अफेयर में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको, जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप स्पेशली अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं तो इस रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट भी मिल जाएंगे, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहीं पर क्लिक कीजिए और आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। और अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, कल संडे को इवनिंग में 4 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर की स्पेशल स्ट्रेटेजिक क्लास आपके लिए प्लान की गई है।
लाइव क्लास है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। आपको करंट अफेयर की पूरी स्ट्रेटेजी यहां पर मिलेगी कि आपको आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। और आपके जो भी डाउट हो आप दुष्यंत सर से क्लास में पूछ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। आपको अगर नई स्ट्रेटेजी बनाना है तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपकी तैयारी से लेकर तो आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं सर के साथ। तो इवनिंग में 4 बजे ये लाइव क्लास आपके लिए रहेगी क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ज्वाइन कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2025 समर डेफ ओलंपिक्स की ओवरऑल मेडल टैली में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? समर डेफ ओलंपिक की ओवरऑल मेडल टैली, आपको पता है ये जो गेम्स से ये आयोजित किए गए थे जापान, और इसकी ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया ने 20 मेडल अपने नाम किए, 20 मेडल जीते हैं इंडिया ने। आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया 15 से लेकर 26 नवंबर तक, समर डेफ ओलंपिक का 2025 का। भारत ने टोटल 20 मेडल अपने नाम किए, इसमें से हमने जीते 9 गोल्ड, 7 हमने जीते सिल्वर और 4 हमने जीते ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने मेडल टैली में 6th प्लेस प्राप्त किया है, 6ठा स्थान मिला है डेफ ओलंपिक 2025 में इंडिया को, टोक्यो के जापान में आयोजित किए गए। पहले स्थान पर मेडल टैली में रहा यूक्रेन, टोटल इसने 100 मेडल अपने नाम किए। यूक्रेन के बारे में स्पेशली ये तो नहीं पूछा जाएगा कि गोल्ड कितने, सिल्वर कितने, ब्रॉन्ज कितने, इंडिया के बारे में याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तो इंडिया के 20 मेडल में से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 हो जाते हैं हमारे पास ब्रॉन्ज। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए 100, और यूक्रेन रहा पहले नंबर पर। इसके बाद एक इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स होते हैं, इन्होंने 52 मेडल जीते। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि ये किसी देश की तरफ से नहीं होते। अब आप बोलेंगे सर ये कौन से? देखिए, किसी भी देश का बोर्ड जो है गेम्स का वो सस्पेंड हो जाता है, जो देश है वो डोपिंग के मामलों में दोषी हो जाता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उनको ऐसे खेलों में, ओलंपिक और ये बड़े खेलों में मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन उन देशों के खिलाड़ियों का क्या कसूर? वो तो खेल सकते हैं ना। तो खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर वो खिलाड़ी अपने देश के फ्लैग के नीचे नहीं खेलते। खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो पाकिस्तान, ठीक है, मान लो उसका बोर्ड हो जाता है सस्पेंड किसी भी कारण से। अब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक वगैरह में खेल रहा है तो खेल सकता है, लेकिन वो फ्लैग के नीचे नहीं खेलेगा। और अगर वो विनर बनता है तो उनके देश का जो राष्ट्रीय गान बजाया जाता है वो भी नहीं बजाया जाता। तो ये होते हैं इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। ओके, तो इनकी तो कोई रैंकिंग दी ही नहीं जाती क्योंकि अलग अलग देशों से होते हैं, तो इसको छोड़ दो। फिर यूएसए आता है, यूएसए सेकेंड नंबर पर है 36 मेडल के साथ, और जापान है तीसरे नंबर पर 51 मेडल के साथ। यहां पर जापान को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि गेम्स जापान में हुए, टोक्यो जापान में। तो जापान तीसरे नंबर पर, इंडिया की रैंक है 6th। डेफ ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे खिलाड़ी जो कि सुन नहीं सकते, जो कम सुनते हैं, पर्टिकुलर डेसिमल के नीचे जिनकी सुनने की क्षमता होती है और कम सुनते हैं या पूरी तरीके से नहीं सुन सकते, वो खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2 ओलंपिक होते हैं ऐसे, समर और विंटर डेफ ओलंपिक। 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं, और 2 ओलंपिक जो है समर और विंटर, इनके बीच में 2-2 साल का गैप रखा जाता है। सबसे पहली बार जो डेफ ओलंपिक है 1924 में पेरिस समर डेफ ओलंपिक के रूप में शुरू किए गए थे। आयोजन द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ इसका आयोजन करवाती है, जो कि सुनने की क्षमता जिनमें कम होती है ऐसे खिलाड़ियों के लिए ही काम करने वाली संस्था है। बनई मेनाशे समुदाय किस राज्य में स्थित है? यहां पर एक कम्युनिटी की बात की जा रही है, बनई मेनाशे कम्युनिटी। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर मिजोरम और मणिपुर में बनई मेनाशे कम्युनिटी निवास करती है। अब ये कम्युनिटी जो है ना, आपको पता है कि यहूदी कम्युनिटी है, ज्यूस है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इजराइल ने इन्हें वापस अपने देश ले जाने के लिए पहल की है। इजराइल ने बोला है कि इन सभी को हम रीलोकेट करेंगे, हम, क्योंकि इजराइल के लोग हैं। कभी आगे हम बात करेंगे, सालों पहले ये भारत में आके बस गए थे जब इन्होंने इजराइल छोड़ दिया था। तो ये कम्युनिटी भारत में नॉर्थ ईस्ट में आके बस गई थी, बनई मेनाशे कम्युनिटी।
ये है इंडियन ज्यूस, मतलब भारतीय यहूदी। लेकिन इनका जो, अगर हम इनके पूर्वज देखें, एंसेस्टर्स देखें, तो ये इजराइल के ही हैं। सॉरी। तो इजराइल की कम्युनिटी है। इजराइल की कम्युनिटी कभी यहां पर आ गई थी, इंडियन ज्यूस बन गई। इजराइल के ज्यूस हैं, यहूदी क्योंकि वहीं रहते हैं। तो ये इंडिया आ गई। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और मिजोरम में ये निवास करती है। अब इजराइल, ये इंडिया में आपको पता है 5,800 इनकी आबादी, और इजराइल ने वापस इनको अपने यहां पर ले जाकर बसाने का प्लान बनाया। इसलिए ये आगे 5 सालों में रिलोकेट करेंगे इन लोगों को। और इजराइल के उत्तर में एक गैलीली रीजन देखने को मिलता है, यहां पर इनको स्थापित किया जाएगा। अब गैलीली रीजन में इनको स्थापित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इजराइल के नॉर्थ में ये स्थित है गैलीली रीजन, और यहां पर अरेबिक लोग अभी निवास करते हैं। अरब की पॉपुलेशन ज्यादा है, अरेबियन मुस्लिम्स। तो क्योंकि लेबनान के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इजराइल का, तो उत्तरी सीमाएं सुरक्षित रहे, इसलिए अब इजराइल चाहता है कि उनके गैलीली रीजन में ले जाकर इन यहूदियों को बसाया जा सके, जिनका नाम क्या है, बनई मनाशे कम्युनिटी, ताकि ये फिर प्रोटेक्ट कर पाएगी। क्योंकि इजराइल के लोग रहेंगे तो फिर इजराइल को सेफ्टी होगी लेबनान और ऐसे देशों से। गैलई रीजन में स्थापित करने से इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, इजराइल की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनके लोग हैं तो वो इजराइल अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इजराइल की 10 ट्राइब में से एक है बनई मनाशे कम्युनिटी। 722 ईस्वी पूर्व में एक इजराइल का जो किंगडम था, किंगडम ऑफ इजराइल है ना, इनके और नियो असेरियन एम्पायर, इन दो के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये दोनों अलग अलग शासन है, इजराइल उसके आसपास के क्षेत्रों में है ना, पूरा जो मिडिल ईस्ट या फिर हम खाड़ी क्षेत्र जो बोल ले, तो इजराइल उसके आसपास ये किंगडम थे, किंगडम ऑफ इसराइल और नियो असेरियन एम्पायर। तो कभी इनके बीच में युद्ध हुआ, ये नियो असेरियन एम्पायर जीत जाता है इजराइल से, और इजराइल के जो बनई मनाशी कम्युनिटी है ये इजराइल छोड़ देती है, और फिर इन्होंने भारत में शरण ली थी, और ये भारत के पूर्वोत्तर में मिजोरम और मणिपुर में आके निवास करते हैं। 10,000 लोग आए थे उस वक्त, ऑलमोस्ट एक रफ डाटा है। आधे चले गए वापस, और अभी इंडिया में 5,800 ये यहूदी कम्युनिटी रहती है। इनको रिलोकेट किया जाएगा इजराइल के द्वारा, इसीलिए बनई मनुष्य कम्युनिटी अभी सुर्खियों में है। कहां पर, भारत के किन राज्यों में, तो भारत में ये देखने को मिल जाती है मिजोरम और मणिपुर में। टैक्स रैम्स स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? टैक्स रैम्स स्कीम, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ये जो फर्स्ट वर्ड है टैक्स, ये टेक्सटाइल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो टैक्स रैम्स स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई, और नाम से समझ में आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सेक्टर को बूस्ट करना, बढ़ावा देना, इस स्कीम को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पूरा नाम देखें, टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप, शॉर्ट में से कहा जाता है टैक्स रैम्स स्कीम। इसके लिए 2025 से 2031 के जो 6 साल के फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए 305 करोड़ रुपए का बजट मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया है। इसमें क्या किया जाएगा, टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा, जो नए नए स्टार्टअप है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फंडिंग देगी। इससे होगा ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में कपड़ा उद्योग ऐसा उद्योग है जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, नए नए स्टार्टअप आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकेगा, और टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा डिमांडिंग बनाया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से टैक्स रैम्स स्कीम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, और 6 साल के लिए 2025 से 2031 तक का बजट कितना रखा गया, 305 करोड़ रुपए। टेक्सटाइल से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है, कैसे सप्लाई चेन को इंप्रूव किया जा सकता है, कोई भी हर्डल है तो कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर काम किया जाएगा इस स्कीम के तहत। आगे चलिए, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? मंगल ग्रह पर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है, बहुत पुराना है वो,
उसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारत के एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा है। इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है MS कृष्णन। इनके नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है कृष्णन। केरल की कुछ और चीजों के नाम पर, कुछ और लोगों के नाम पर, है ना, दूसरे छोटे छोटे क्रेटर्स या अलग चीजों के नाम भी रखे गए हैं, उनकी भी बात करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3.5 बिलियन साल पुराना एक क्रेटर खोजा गया था मंगल पर, बिग क्रेटर था। इसका नाम इंडियन साइंटिस्ट MS कृष्णन के नाम पर रखा है, इंडियन जियोलॉजिस्ट। हम इनकी भी बात करेंगे आगे। तो क्रेटर को कृष्णन क्रेटर नाम दिया गया। इसके अलावा 5 और फीचर्स है मंगल के, अलग अलग चीजें हैं मंगल की 5 और, उनको भी केरला की अलग अलग चीजों या लोगों के नाम पर उनका नाम रखा गया। केरला के प्रोफेसर है आसिम इकबाल काकासेरी और प्रोफेसर VJ राजेश। इन्होंने क्या किया, नासा और इसरो सैटेलाइट के मार्स के डेटा की स्टडी की और मार्स के एक क्रेटर में वाटर और ग्लेशियर की प्रेजेंस को इन्होंने स्टडी किया, उसका पता लगाया। तो इनकी उपलब्धियों के कारण अब जो मार्स पर एक क्रेटर है उसका नामकरण किया गया है। वैसे 6 फीचर्स है मार्स पर, उनका नाम इंडिया की चीजों पर किया गया है। इन दोनों ने अपने स्टडी को प्रकाशित किया और क्रेटर, उसके अंदर जो छोटे छोटे अलग क्रेटर थे उनके नाम को सजेस्ट किया। अब क्योंकि देखिए, ये जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये स्पेस में चीजों के नामकरण करने के लिए ही जानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमारे ये 2 प्रोफेसर ने इनको नाम सजेस्ट किए कि हमने इन पर स्टडी किए, तो आप इंडिया की चीजों के नाम पर इनका नाम रख दो। तो अब जो नाम रखे गए ना, एक लार्ज क्रेटर था मंगल पर, उसका नाम कृष्णन किया गया साइंटिस्ट MS कृष्णन के नाम पर। एक स्मॉल क्रेटर एक और था वलईमाला, इसका नामकरण किया गया तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। फिर एक थुम्बा, ये आपको पता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है थुम्बा से, केरल का प्लेस है ये, तो इसके नाम पर एक स्मॉल क्रेटर का नाम रखा गया मंगल पर। फिर इसी तरीके से वर्काला स्मॉल क्रेटर का नाम रखा गया एक यूनिक चट्टान के नाम पर, इंडिया के केरल में पाई जाती है। बेकाल एक स्मॉल क्रेटर का नामकरण किया गया है एक बेकाल फोर्ट के नाम पर। पेरियार केरल में एक झील है, इसके नाम पर एक मार्टियन वैली का नामकरण किया गया है मंगल पर। तो इस तरीके से ये अलग अलग नामकरण किए गए। इनमें से जो ब्रिक क्रेटर का नाम रखा गया है MS कृष्णन के नाम पर, तो हम यहां पर MS कृष्णन की बात कर लेते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पर ये जो बिग क्रेटर का नाम रखा गया है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, ये पूछा जा सकता है। ये तमिलनाडु से संबंधित एक जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट जो कि भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, चट्टान का, ज्वालामुखी, भूकंप, है ना, खनिज जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो वो काम करते हैं जियोलॉजिस्ट। विशेषता यह है MS कृष्णन की कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, तमिलनाडु से आते हैं। 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हीं के नाम पर क्रेटर का नाम रखा गया मंगल पर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इस संस्था का नाम बार बार आ रहा है, एक इंटरनेशनल NGO है जो कि खगोलीय पिंडों का नामकरण करने के लिए जानी जाती है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देना, खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना इसका काम है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। फ्रांस के पेरिस में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं विली बेंज जो कि स्विट्जरलैंड से आते हैं। चर्चा में रहा NJAC का पूरा नाम क्या है। NJAC ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था संविधान में, वो था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जो कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर नियुक्त होकर आते हैं, आज तक की तो यही प्रोसेस है, उनकी नियुक्ति कॉलेजियम से न करके एक संस्था के माध्यम से की जाएगी और उसी संस्था का गठन किया गया था 99th अमेंडमेंट एक्ट
2015 के माध्यम से, और इसी का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 2014 में यह बिल लाया गया, पास हुआ, कानून बना, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसके खिलाफ है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, क्योंकि जो कार्यपालिका है ना, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है या जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है वो कभी भी विधायिका के कार्य में या न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो जुडिशियरी है उसके काम में एग्जीक्यूटिव या फिर जो विधायिका है उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने आप में एक कानून होता है, तो उस वक्त 99th अमेंडमेंट एक्ट असंवैधानिक घोषित हो गया था। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी जुडिशियरी है उसका भी काफी विरोध होता है कॉलेजियम सिस्टम के कारण, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है ना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब नए जज की नियुक्ति की बात आती है तो एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और 4 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, ये 5 लोगों की पैनल मिलकर, जो कि कॉलेजियम सिस्टम है नॉर्मली, ये पैनल मिलकर एक नए जज का नाम भेजती है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट फिर सुप्रीम कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इन पर आरोप लगता है हमेशा जुडिशरी पर कि ये अपने फेवर वाले व्यक्ति को ही नाम आगे सजेस्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, एक जिसको हम बोलते हैं क्या, नेपोटिज्म, है ना, जैसे हम नॉर्मली एक वर्ड चलता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं। तो ये आरोप लगता रहता है कि भाई ये प्रमोट करते हैं अपने लोगों को, या फिर जो इनका इंटरेस्ट जिन जजेस में रहता है, तो जो बाहर से कभी जजेस बनाए, जिला कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा आरोप लगता है सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये लगातार लग रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई हम इस पर विचार करेंगे, इन फ्यूचर अगर इसको लागू कर सकते तो हम समझेंगे इसको कि हम कैसे लागू कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है ठीक है भाई, कॉलेजियम से अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम इस पर विचार करेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन पर, जो कि 2014 में लाया गया था। अभी तो नहीं है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इस पर विचार करेंगे, तो इसीलिए अभी ये सुर्खियों में। विचार करने का संकेत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ये 2014 में लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मोटे तौर पर क्या पिक्चर है मैंने आपको बता दी है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट संविधान में नहीं है, ये खत्म हो चुका था, 2014 में जोड़ा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से ये संबंधित था कि जो कॉलेजियम सिस्टम चलता आ रहा है उसको हटाकर एक अलग बॉडी बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए। देखिए NJAC के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा ये समझो। अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन किया जाता है तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाई जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होंगे, उसके बाद फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर आ जाएंगे चौथे व्यक्ति, 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको लॉ का विधि का नॉलेज होगा, PM, CJI और LOP। अभी LOP कौन है? राहुल गांधी, है ना, इसे कहा जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कभी आप सुनते होंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान रखना, LOP का मतलब है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो PM, CJI और LOP ये मिलकर 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे इस संस्था में, जो कि जजेस की नियुक्ति करेगी अगर लागू होता है तो। 2 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति आएंगे ना, उनमें से एक SC, ST, OBC, विमेन और माइनॉरिटीज में से हो सकता है या होगा। तो 2 तो देखिए 3 तो हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर चौथे और 2 और व्यक्ति, तो अब हो जाएंगे 6। इससे क्या होगा कि पूरी जो गेंद है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पाले में नहीं रहेगी, क्योंकि बहुमत के आधार पर फैसला होना है। 6 मेंबर रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो 3 ही है,
एक सीजीआई और 2 अदर जज, चौथे व्यक्ति की परमिशन के लिए इन पर डिपेंडेंसी रहेगी। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल का भी इन्फ्लुएंस रहेगा और जुडिशियरी का भी रहेगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ नए जज बनाए जा सकेंगे, ऐसा कहना है जब भी बिल लाया गया था उस आधार पर। अभी क्या होता है, 5 मेंबर है, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपस में बातचीत करके 5 जज मिलकर अपने किसी एक व्यक्ति का नाम फाइनल करके वो भेज सकते थे। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पा रही थी। अब अगर ये आता है तो हो सकता है ट्रांसपेरेंसी बने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम विचार करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक बार पढ़ लेना, जो भी पीडीएफ है ले लेना, आपको मिल जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको लो और एक बार पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको सारा समझा दिया है। आगे आ जाए, इनको वापस समझाने जाऊंगा, लंबा हो जाएगा सेशन, और ये ही मैंने आपको समझाया है जो यहां पर लिखा है। आगे आइए, अगला हमारा क्वेश्चन, जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम उत्सव को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया? यहां पर एक उत्सव की बात की जा रही है, जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम उत्सव। यह मनाया जाता है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है जगन्नाथ होटा, है ना, आंध्र प्रदेश में आता है। इसका यहां पर मोसालपल्ली विलेज है, जगन्नाथ होटा का मोसालपल्ली विलेज। यहीं पर इस फेस्टिवल को नॉर्मली आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है, जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल। अब अगर इसे राज्य सरकार ने राज्य उत्सव घोषित किया है तो अब ये आने वाले समय में पूरे स्टेट लेवल पर मनाया जा सकेगा। 400 से 450 साल पुराना एक फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश के जगन्नाथ होटा नाम के प्लेस का, जो कि भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के जो 11 रुद्र हैं, है ना, उन्होंने कभी विश्व को बचाने के लिए, विश्व की सुख समृद्धि के लिए, विश्व की शांति के लिए 11 रूप, जो 11 रुद्र हैं शिव जी के, वो इकट्ठा हुए थे आंध्र प्रदेश के जगन्नाथ होटा में और विश्व की शांति के लिए यहां पर विचार विमर्श किया था भगवान शिव के 11 अवतारों या रुद्र ने। ऐसा यहां की मान्यता है। तो भगवान शिव के सम्मान में ही जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर संक्रांति का तीसरा दिन कहलाता है आंध्र प्रदेश में कनुमा का दिन। तो ये कनुमा के दिन ही मनाया जाता है। 11 रुद्र, भगवान शिव के 11 रूप या रुद्र की झांकियां निकाली जाती है, आपस में सजावट की जाती है, लाइटें लगाई जाती है और साथ ही साथ जैसे दिवाली मनाई जाती है, कपड़े फूल वगैरह से सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और उसके बाद फिर भोज उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यह है आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल। तो आंध्र प्रदेश ने इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। नाम क्या है? जगन्नाथ होटा प्रभाला तीर्थम फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का राज्य उत्सव घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम का नया कोच किसे बनाया गया? इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम के नए कोच बनाए गए सैंटियागो न्यूवा या नाइवा। सैंटियागो नाइवा की बात करें, इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम के ये नए कोच बने। अभी तक इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम के कोच थे डी चंद्रा लाल। इनको रिप्लेस किया है सैंटियागो नाइवा ने, जिनकी नियुक्ति बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। बहुत ही फेमस बॉक्सर रहे। मेंस टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है 2017 से 2022 तक। इनके सहयोग से ही भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो अब कोच बने सैंटियागो नाइवा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम का नया कोच अपॉइंट किया है। यहां पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम आया है। भारत में बॉक्सिंग को गवर्न करने वाली संस्था है। इसकी फाइनली स्थापना 2014 में की गई थी। इसके पहले भी संस्थाएं थी लेकिन वो सस्पेंड हो गई थी। जैसे इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन पहले काम कर रही थी, लेकिन इसको 2014 में सस्पेंड कर दिया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा, और उसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बना 2014 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। 29 नवंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक फैक्ट, एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं
क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आंसर देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 के 19वें एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सेकंड क्वेश्चन, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। किसान सशक्तिकरण के लिए रायथन्ना मिकोसम इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कौन सी है? तो यह है हमारा जकार्ता, इंडोनेशिया, एशिया में। ओके, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटी। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो यह बनाए गए कौन? यह बनाए गए गेनाडी गोलोवकिन। ठीक है। होया डावोडियंसिस नाम की नई प्लांट स्पीशीज को किस राज्य में खोजा गया? इसे खोजा गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के 3rd एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे युवा फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है? यह है जावो खीर तिंडारो। 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह बने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। आखिरी क्वेश्चन क्या था कल हमारा? हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह बजट आवंटित किया गया 7,280 करोड़ रुपए। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। देखते हैं, मोरमुगांव पोर्ट से हमारा क्वेश्चन था पहला। मोरमुगांव पोर्ट देखने को मिलता है गोवा में। पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास वर्धाचारी। पहला वेतन आयोग 1946 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो बिल पर राज्यपालों की स्वीकृति से संबंधित है आर्टिकल 200। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए कल के सेशन के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल के दौरान बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते तो कमेंट कीजिए, ओके, आंसर कीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको अदर चेंजेस चाहिए, कोई भी आपकी सलाह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं। ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को। और कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।